वेलकम टू एच प्रकमेंट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है 15 दिन 15 मैराथन की। ठीक है, हमने 2 क्लासेस अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब 60 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर चुके हैं और अपना एग्ज़ाम अपना 25 से 27 शायद एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज कितनी हो चुकी? 14। 6 दिन तो ये बचे हैं अपने और 4 दिन ये बचे। 10 दिन कंटिन्यू क्लास करेंगे हम, 10 दिन के 300 और 60, मतलब मोटा मोटा 300 से 400 क्वेश्चन अपन कर लेंगे इन क्लासेस के अंदर। ठीक है, और इन 300 से 400 क्लासेस के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी सेकंड क्लास अपलोड की थी आज सुबह। ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन गलत हो गया था शायद, गलती से वो आईपीडी की फुल फॉर्म तो मैंने सही बोली थी, लेकिन उसका जो ऑप्शन ऊपर टिक था ना वो गलत कर दिया था मैंने। तो आईपीडी की फुल फॉर्म होगी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, या इन पेशेंट डिपार्टमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो कई महानुभाव थे, कई स्टूडेंट थे, तो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे, सर आईपीएड की फुल फॉर्म ये होगी, सर क्वेश्चन गलत बता दिया, सर इसमें ये होगा, सर इसमें गलत बता दिया। मैं एक बात बताऊँ कि गलती होना एक ह्यूमन नेचर होता है, सबको पता है। एक ह्यूमन नेचर की वजह से वो गलती हो गई थी, वो एरर। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। तो मुझे बोलने में तो मैंने सही बोला था, लेकिन टिक करने में गलती कर दी। लेकिन कई महानुभाव ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाकी के 29 क्वेश्चन को नहीं देख रहे, बस वो एक क्वेश्चन को पकड़ के कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अरे मुझे पता है गलत हो गया, कोई नहीं, अगली क्लास में सही करवा दूंगा उसको, यही होगा ना। तो यही मेरा मोटा मन था कि अगली क्लास में बता दूंगा कि सर कि बच्चों ये क्वेश्चन गलत हुआ था और मैं इसका आंसर आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन नहीं, कमेंट बॉक्स में हर कोई आगे बोल रहा है गलत है, गलत है। लेकिन मैं तुमसे अगर होमवर्क दे दूँ, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँ, या फिर कुछ किसी की फुल फॉर्म पूछ लूँ कमेंट बॉक्स में, तो वो कमेंट करने में तुम्हारी जान निकल जाती है। और एक क्वेश्चन क्या गलत हो गया गलती से, उसमें आप कमेंट कर रहे हो गलत है, गलत है, गलत है। थोड़ा माइंड को यूज लिया करो कि सामने वाला कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हमको पढ़ा रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि डिमोटिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ये इन जैसे नमूने हमेशा हर जगह मिलते रहेंगे। इन जैसे नमूने की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। पहले कौन सामने पर आपका आज का, पैर में संदिग्ध सांप काटने वाले पीड़ित के लिए सबसे उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा का कदम क्या है? घाव को काट कर खून से चूसना, अंग को स्थिर बिना हिलाए डुलाए रखना, इससे हृदय के स्तर से थोड़ा नीचे रखना, बहुत कसकर टूर्निकेट पट्टी बांधना, पीड़ित को अस्पताल की ओर दौड़ते के लिए कहना। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर होगा। और पहले के मिथ था, अपन अपने बचपन में सुना है कि घाव को काट कर चूस लेना चाहिए, घाव को काट कर खून निकालना चाहिए। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कदम है अपना अंग को पहले स्थिर करो। जैसे पैर में काट ले, पैर को बिल्कुल सीधा करो। ठीक है, और तो हम क्या करना चाहिए हमको, तो हृदय का स्तर है ना अपना, जैसे यहाँ पर, तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ फाउल स्थिति में उठा लेना चाहिए। ठीक है, और टाँगों को नीचे कर लेना चाहिए, मतलब जो खून का जो प्रवाह है ना पैरों की तरफ चल जाए, ऊपर हृदय की ओर नहीं जाए। अगर हृदय की ओर गया तो हृदय के अंदर जो रक्त जाएगा, जहर युक्त रक्त जाएगा, तो तुरंत उसको हृदय को जाम कर देगा। और क्योंकि जो सांप के जहर के अंदर क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है एक तरीके का, जो खून को जमा देता है स्लैश के रूप में, मतलब झिल्ली के रूप में जमा देता है। जो खून हृदय तक ढंग से पहुंच नहीं पाता, और खून हृदय तक पहुंच नहीं पाने के कारण हृदय बंद हो जाता है। हृदय बंद हो जाने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने पर आपका सेकंड, मोच वाले टखने या घुटने को जोड़ को सहारा देने वाली गति को सीमित करने के लिए सबसे अधिक किस प्रकार की पट्टी की तकनीक का उपयोग किया जाता है? सर्पिल स्पाइरल पट्टी, गोलाकार सर्कुलर पट्टी, फिंगर ऑफ कट आठ आकार की पट्टी, आवृत्ति रिकेटर पट्टी। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिंगर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, एपिटेक्टिक्स, अचानक नाक से खून बहना का अनुभव कर रहे रोगियों को किस सही स्थिति में बैठाने का निर्देश देना चाहिए? आगे की ओर झुके और नाक के नरम हिस्से को चुटकी से दबाएं, पीछे की ओर झुके छत की ओर देखे, पीठ के बल लेट जाए या पेट के बल लेट जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर झुके और नाक को नरम हिस्से से चुटकी से दबाएं। हम जैसे अपन नक्सीर आ रही है ना, इसको हिंदी में नक्सीर बोलते हैं। नक्सीर आए तो पिछले जमाने में लोग क्या कहते हैं, जूता सूंघा दिया, जूता सूंघा दिया, या फिर मिट्टी के जो डगल होता है ना उसको गीला करके उसको सूंघा दिया। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए हमेशा। जब भी नक्सीर आए, जो व्यक्ति उसको नीचे बैठाओ, आगे की तरफ झुका की तरफ बैठाओ, और नाक को आगे से चुटकी, ऊपर चुटकी है ना मुँह से उसको पकड़ लो। ठीक है, उससे क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो बाहर आ जाता है, शरीर के अंदर नहीं जाता।
अगर वो ब्लड मुंह के थ्रू अगर दिमाग के अंदर चला गया, मान लो वो शरीर के अंदर गया, फेफड़ों के अंदर गया, तो संक्रमण होने का खतरा होता है, उस व्यक्ति की जान जाने का खतरा होता है। इसलिए हमेशा जब भी नक्सी आए तो आगे की तरफ झुका के व्यक्ति को बैठा देना चाहिए, ताकि जो जितना भी खून निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल जाए। पर आपका फोर्थ, अचानक बेहोश होकर गिरने वाले व्यक्ति को सीपीआर शुरू करने से पहले बचावकर्ता को पीड़ित प्रतिक्रिया हो उसकी जांच कैसे करनी चाहिए। इसमें आपको डीआरएस नियम का पालन करना चाहिए, डीआरएस नियम का पालन। ठीक है, डीआर मतलब डेंजर स्थिति, रेस्पॉन्स मतलब उस आउट। डीआरएस एबीसी नियम का आपका पालन करना चाहिए। डी मतलब आपको होता है डेंजर, आर फॉर रेस्पॉन्स, एस फॉर साउट। डी फॉर डेंजर मतलब जब कोई व्यक्ति सीपीआर किसी को देना शुरू करना, मान लो कोई व्यक्ति है वो कहीं पर भूकंप वगैरह आ गए हो, बिल्डिंग गिर रही हो, तो सबसे पहले व्यक्ति का काम क्या होता है, खुद को खतरे से बाहर करना। अगर खुद की जान नहीं बचेगी दूसरी की जान कैसे बचा लेगा कोई। खुद को खतरे से बाहर रखना, फिर मरीज को खतरे से बाहर निकालना। तो डी फॉर डेंजरस होता है। ठीक है, आर फॉर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में व्यक्ति को पीठ थपथपाए, उससे पूछे कि आप ठीक हो या नहीं हो। अगर वो बेहोश है तो उसकी हम श्वास की जांच करेंगे। हम वो श्वास की जांच करेंगे लुक लिसन टेक्निक से। लुक लिसन टेक्निक से हम उस व्यक्ति की जांच करेंगे। और लुक लिसन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर हम व्यक्ति की सांस जांच करने की, अगर सांस आ रही है नहीं आ रही। अगर उसकी सांस आ रही है तो हम उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाएंगे, हॉस्पिटल में भेजेंगे। अगर उसकी सांस नहीं आ रही तो हम शॉट फॉर हेल्प, शॉट फॉर हेल्प और शॉट फॉर एम्बुलेंस, मतलब शॉट फॉर हेल्प के लिए चिल्लाएंगे और शॉट फॉर एम्बुलेंस के लिए कॉल करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, और ए फॉर एयरवे होता है आपका, ए फॉर एयरवे मतलब उसका एयरवे खोलेंगे। एयरवे कैसे बोलते हैं, हेड टिल्ड चिन अप, हेड टिल्ड चिन अप, हेड टिल्ड चिन अप। ठीक है, हेड टिल्ड चिन अप से खोलेंगे मतलब सिर को पीछे की तरफ करना और जो अपनी ठुड्डी होते हैं उसके ऊंचे ऊपर तरफ उठाना, तो एयरवे खुल जाता है अपना। एयरवे खुल जाने के कारण फिर बी से होता है ब्रीदिंग, उसको मुंह से सांस देना। ठीक है, कृत्रिम सांस देना। और सी पर होता है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। तो ये डीआरएस एबीसी नियम का पालन करते हैं। अगर व्यक्ति की सांस आ रही है तो सीधा एम्बुलेंस बुलाकर उसको भेज देंगे। अगर सांस नहीं आ रही तो हम उसको सीपीआर देंगे। सीपीआर का नियम है बेहोश प्लस श्वास बंद। ठीक है, बेहोश प्लस श्वास बंद, तो मतलब व्यक्ति को सीपीआर देना। अगर ओनली बेहोश है, अगर उसकी श्वास आ रही है तो सीपीआर नहीं देना उसको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित के कंधों को थपथपाए और उससे पूछे क्या आप ठीक हो। ठीक है, तो प्रतिक्रिया ओस की कैसे जांच करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 5, गंभीर फर्स्ट ब्राइट त्वचा के उत्तकों को जमने के मामले में अनुशासित प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंधन क्या है। प्रभावित क्षेत्र को जोर से रगड़े, प्रभावित हिस्से को गर्म पानी का उपयोग करके धीरे धीरे गर्म करे, स्टोव या आग को सीधी गर्मी से सेक दे, तुरंत तेल की मालिश करें। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित हिस्से को गुनगुने पानी से धीरे धीरे सेक करे। ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी यूज नहीं लेना चाहिए उसके अंदर, जो फिर उसका ब्लडिफिकेशन जो कि ब्लड फ्लो धीरे उसका चलने लग जाता है और उसको थोड़ा सा सुन्नपन में थोड़ा राहत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये सारे पीवाईक्यू हैं जितने भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो भी सीरीज चल रही है, सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो आपके रिसेंटली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहाँ पे ये जो आपके ग्रुप 16 के और SGPJ मेंस के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इन क्वेश्चनों को, और अब से पहले 13 क्लासेज उन पे जो क्वेश्चन हुए हैं 400 से 500 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को, और 4 क्लास में थ्योरी कराई हो, उन 4 क्लास की थ्योरी प्लस 1 क्लास की थ्योरी की क्वेश्चंस, मतलब इतनी सारी क्लासेस हमने करवा दी है। इन क्लास को जाकर देखो, आप क्लास में जाकर उनका जो साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उनका नोट्स बनाओ। तो मैं बोल रहा हूँ इतना SGPJ में तो आपको सीधा कॉपी पेस्ट मिला था, SGPJ में तो सीधा कॉपी पेस्ट, और एम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, मैं इतना ही गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहता है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ब्रह्मास्त्र नाम से, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और जो भी डिटेल आप पूछ सकते हो, डेमो टेस्ट दे सकते हो। इसको सामने पर है, सांस लेने में गंभीर कठिनाई ऑर्थोपोनिया का अनुभव करने वाले मरीज को बिस्तर की निम्नलिखित में किस स्थिति में सबसे अधिक आराम मिलेगा। प्रोन, पेट के बल स्थिति, फाउलर या हाईफॉलर स्थिति 45 डिग्री से 90 डिग्री उठकर बैठना, टेंडल ब्लॉक स्थिति, या सुपाइन पीठ के बल स्थिति। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाउलर या हाई फाउलर स्थिति, उठकर बैठना। ये फाउलर हाई फाउलर स्थिति क्या होती है,
कि बेड को 90 से 45 से 90 डिग्री घुमाना, ऐसे उठाना। अगर बेड को अपने ऐसे उठा दिया ना तो अपना क्या फेफड़े ऊपर हो जाते हैं। फेफड़े जैसे अपने सही ऊपर गया तो फेफड़े को तो फैलने की जगह मिल जाती है, जिससे उनमें वो आसानी से सांस लेने में या उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो आसानी से सांस ले पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको फाउलर या हाई फाउलर स्थिति बोलते हैं। काफी पूछा कि फाउलर स्थिति क्या है, कि बेड को 45 से 90 डिग्री तक उठाना। ठीक है, इसको फाउलर स्थिति बोलते हैं। और प्रोन स्थिति, पेट के बल लेटना, जब अपन वो पीठ का मतलब पीठ की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना हो, ठीक है, पीछे का इंजेक्शन लगाना हो या कुछ और काम करना हो, ठीक है, तो पेट के बल लेटते हैं। और टेंडलबर्ग स्थिति क्या होती है, पैर को ऊपर कर उठाना, पैर के ऊपर को उठाना ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है जो सीधे अपने हृदय की ओर हो। ठीक है, और सुपाइन स्थिति क्या होती है, इसको पीठ के बल स्थिति में लेटना। जैसे कोई व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो सीधा वो पीठ के बल लेटा है सुपाइन स्थिति में। तो सुपाइन स्थिति की एक गंभीर समस्या है, पीठ के नीचे घाव होने का खतरा रहता है, घाव होने का खतरा रहता है। तो हमेशा सुपाइन स्थिति में लेटे व्यक्ति को या बेड शोर पर लेटे व्यक्ति को हर 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी स्थिति चेंज कर लेनी चाहिए हमें ना। इधर करवट लेटवा दो, इधर को लेटा इधर करवट करवा दो। ठीक है, मतलब 2 से 3 आवर में उसकी स्थिति चेंज कर देनी चाहिए। तो अगर उसकी 2 से 3 आवर में हमने स्थिति चेंज नहीं करी, वो है सहज महसूस करेगा और व्यक्ति परेशान, जो हमारा पेशेंट होगा वो हमेशा परेशानी महसूस करेगा। इसलिए हॉस्पिटल का काम यही होता है कि उसकी व्यक्ति की केयर करना, जो आपका अटेंडेंट है, आपका जो पेशेंट है उसकी केयर करना। और एम्स में इसका अलग से अलाउंस मिलता है 5300 समथिंग, हॉस्पिटल केयर अलाउंस अलग से, गवर्नमेंट सैलरी आपकी अलग है पर लेकिन उसके अंदर 5300 रुपये आपको अलाउंस अलग से मिलता है। तो एम्स वाले के लिए तो बेनिफिशियल है ये वाला काम। नेक्स्ट कौन समझ पर आपका 7th, पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े मरीज को, पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े मरीज के लिए एयर मैट्रेस या वाटर बेड का उपयोग करने के प्राथमिक चिकित्सा कारण क्या है। मरीज को गर्म रखने के लिए, बिस्तर के घाव, बेड शोर के प्रेशर अल्सर को विकसित होने से रोकने के लिए, मरीज को गहरी नींद में सोने की मदद करने के लिए, और मूत्र और मल को आसानी साफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना इसमें मतलब आपको फैक्ट वाले और ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हमने फैक्ट वाले क्वेश्चन कम से कम 500 प्लस आपको फैक्ट प्लस वाले क्वेश्चन करवाए हैं, और 1000 प्लस आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, और 500 प्लस आपको सिनेरियो बेस्ड करवाए। मतलब हमने अभी तक उसमें 3000 प्लस क्वेश्चन आपको करवा दिए, प्लस 1000 प्लस की आपकी PDF डाल दी, ई बुक उसके अंदर डाल दी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी हो ना, मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे क्या पूरे इस फील्ड के अंदर आप कोई भी नहीं रहा, इतने अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमने वो टेस्ट डिजाइन किया। अब जाके एक डेमो टेस्ट लेकर देखो, फिर उसको एनरोल करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 8वां, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी द्वारा अस्पताल में होने वाले संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सार्वभौमिक रूप से प्रभावित तरीका किसे माना जाता है। डी नंबर, रास्ता नहीं फैलाना, उचित तरीके से हाथ धोना, हाथ की चिकित्सा, N95 मास्क पहनना, अस्पताल को यूनिफॉर्म को बार बार बदलना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, उचित तरीके से हाथ धोना, हैंड हाइजीन। मतलब हॉस्पिटल संक्रमण, नोसोकोमियल संक्रमण बोलते हैं हॉस्पिटल संक्रमण को, नोसोकोमियल संक्रमण बोलते हैं इसको, नोसोकोमियल संक्रमण बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस संक्रमण कब होता है, 48 घंटे के बाद। पूछ लिया आपने उसको, मैं संक्रमण कब हॉस्पिटल में, 48 घंटे के बाद। और इस कड़ी को तोड़ने के लिए सबसे पहले मैं उचित तरीके से हैंड हाइजीन करना, मतलब हैंड को स्वच्छता पे ध्यान रखना। जैसे मरीज को छूने से पहले हाथ धोना, मरीज को छूने के बाद हाथ धोना, मरीज को कुछ खिलाने के बाद हाथ धोना। मतलब हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट होते हैं, मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद में, मरीज को पास में जो अटेंडेंट है उसके मतलब बेड पकड़ ले तो तब आपको हाथ धोना चाहिए। मतलब हैंड हाइजीन के थ्रू हम हॉस्पिटल संक्रमण को रोक सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड संक्रमण को। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 10वां, 9th, संदिग्ध रीढ़ की हड्डी में चोट वाले मरीज को बिस्तर पर स्ट्रेचर स्थानांतरित करते समय रीढ़ को सीधा बनाए रखने के लिए किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। फायरमैन लिफ्ट, लॉन्ग रोलिंग, लकड़ी के लट्ठे की तरह लुढ़काना तकनीक, 2 व्यक्ति एक्सट्रीमिटी अंग लिफ्ट, या घसीटने की विधि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लॉन्ग रोलिंग या लकड़ी के लट्ठे की तरह लुढ़काना वाली तकनीक से हम उसको आसानी से उस व्यक्ति को सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तकनीक में कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है। इसको बिल्कुल एक लकड़ी के लट्ठे पर सीधा घुमाया जाता है ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़े नहीं, स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 9th, फारेनहाइट डिग्री के सटीक रूप से मापने पर सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या होता है। 9740 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट,
99.5 फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। अगर आपको सेल्सियस में पूछ ले तो 60 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये होता है और सेल्सियस में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 11th, अस्पताल में मोर्चरी सब ग्रह या वार्ड के मध्य में पोस्टमार्टम देखभाल पूरी करने के बाद पहचान पत्र की प्राथमिक रूप से कहाँ बांधे जाते हैं। गर्दन और कान पर, केवल छाती पर, पैर के अंगूठे कलाई पर, केवल कपड़ों पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैर के अंगूठे और कलाई पर, ठीक है। ये मोर्चरी अटेंडेंट का काम है, मोर्चरी अटेंडेंट का काम है। और ये आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट में कितने नंबर मिलती है पता है। जो सबसे लास्ट कट ऑफ जाती है, सबसे लास्ट कट ऑफ, जैसे मान लो 280 कट ऑफ गई तो लास्ट कट ऑफ वाले बंदे को यही मिलता है मोस्टली। बाकी आप जैसे कट ऑफ 280 गई तो आपको 300 प्लस नंबर है तो आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग, ऑर्डरली वगैरह आपको ये पोस्ट मिल जाती है। अदरवाइज आपको बिल कट ऑफ पे पास हो आप, ठीक है, तो आपको मोर्चरी अटेंडेंट ही पोस्ट मिलती है। अब तक के जो जितने भी सीआई लगे सबको ऐसे ही पोस्ट मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 12वां, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार स्केपल ब्लेड, इस्तेमाल की गई सुई और फिक्स सुई सीन जैसी अत्यधिक संक्रामक नकली वस्तु जिस कंटेनर में डाला जाना चाहिए। पंचरप्रूफ सफेद पारदर्शी कंटेनर, पीली प्लास्टिक की थैली, लाल प्लास्टिक की थैली, नीला कार्डबोर्ड बॉक्स। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचप्रूफ सफेद पारदर्शी कंटेनर, ठीक है, नकली चीजें वगैरह। और पीली थैली प्लास्टिक के अंदर कौन सा आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। लाल प्लास्टिक में कौन सी आता है, रिसाइकल चीजें, रिसाइकलिंग चीजें, ठीक है। नीला कार्डबोर्ड में कौन सा था, कांच की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पर आपका कांच की वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पर आपका 13वां 13, ऑपरेशन थिएटर को क्यों बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया के दौरान फॉर्मूले तरल को किस रसायन में मिलाकर प्रारंभिक रूप से पाल्डिहाइड गैस को उत्पन्न की जाती है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। एक तो ये हो गया, एक आपको होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट जो खून के धब्बे साफ करने के लिए जाते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट इसमें पूछता है, काफी बार पूछ जाए। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं फॉर्मूलिन के अंदर। और क्योंकि ये आपस में मिलकर तेज क्रिया करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैक्टीरिया होता है उनको तुरंत उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि ओटी थिएटर को फ्यूमिगेशन या कीटाणु मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो आपको राइट आंसर फॉर्मलिन 100 गैस का उपयोग किया जाता है या फॉर्मलिन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 14, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14, वह सीमित संसाधनों वाले कीटाणु शोधन का उचित स्तर प्राप्त करने के लिए उपकरणों के उबालते पानी को न्यूनतम आवश्यक समय क्या है। सीमित संसाधनों वाले स्थानों के कीटाणु शोधन का उचित स्तर प्राप्त करने के लिए उपकरणों को उबालते पानी में रखने के लिए न्यूनतम अनुशासित समय क्या है। न्यूनतम अनुशासित समय क्या है, 2 से 5 मिनट, 20 से 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा। बताओ आपका राइट आंसर क्या हुआ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 मिनट ये होना चाहिए कॉन्टैक्ट टाइम कीटाणु शोधन के लिए, ठीक है। और क्या होता है, जो डिसइंफेक्शन होता है ना आपका, डिसइंफेक्शन क्या करता है, डिसइंफेक्शन ओनली आपको कीटाणु मुक्त करता है, कीटाणु मुक्त करता है, लेकिन स्पोर्स को नहीं मार पाता वो, ठीक है, जीवाणुओं को, बीजाणुओं को नहीं मार पाता, बीजाणु जीवित हो जाते हैं। उसके लिए हम करते हैं स्टेरिलाइजेशन या ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन से स्पोर्स नहीं मरते, ओनली कीटाणु मुक्त करता है, जो भी 98% करता है वो, ठीक है। और बाकी जो भी आपका स्टेरिलाइजेशन होता है वो आपको पूर्णतः कीटाणु सहित भी करता है, बीजाणु को भी मारता है 90.99% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 15, संक्रमण दिशा निर्देशों में संक्षिप्त रूप से पीपी का अर्थ क्या है। पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रिवेंटिव एक्सरसाइज, पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट या प्राइमरी पेशेंट एग्जामिनेशन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 16वां, प्रलय व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था और शब्दावली में संक्षिप्त रूप में ओपीडी अर्थ निम्नलिखित में क्या है।
ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक पेशेंट डिपार्टमेंट या ऑफिशियल फार्मेसी डिफिशियंसी। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाहर रोगी विभाग। जैसे इसमें मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने जैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोल दिया, इसमें आईपीडी में बोला था, लेकिन जो ऊपर मैंने गलती से किया ऑप्शन ए, उसको जल्दी जल्दी में बता दिया, तो मेरी गलती थी, मानता हूँ मैं गलती थी। लेकिन आपको ठीक है, मैं गलती तो मैं अगला एक वीडियो में बता दूँगा उस चीज़ को, पर लोग बार बार वही कमेंट कर रहे थे, 3 से 4 लोगों ने कमेंट कर दिया। अगर मैं उसी जगह को होमवर्क दे दूँ ना, तो आपको होमवर्क एक बच्चे का कमेंट नहीं आता कि सर आपने होमवर्क दिया, इसका आंसर ये होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जो आपको पढ़ा रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत कर रहा है, पीपीटी बना के ला रहा है, आपको क्वेश्चन करवा रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिवेट करना चाहिए कि सर ये गलत है, मतलब ऐसा सब मुझे पता है गलत हो गया। अब गलत हो गया थोड़ी वीडियो डिलीट थोड़ी कर दूँगा, गलत हो गया तो उसको अगले वीडियो में सही कर पाऊंगा ना। लेकिन कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोगों की उंगली होती है उंगली करना, वो उंगली कभी करना नहीं भूलेंगे वो, बस उनको कमी चाहिए हर चीज़ में बस उनको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं देख रहा कि बाकी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ूँ, उनको वो करूँ, नहीं। अगर आप मान लो क्वेश्चन मेरे से वो गलती हो गई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन गलती हो गई तो ठीक कर लो। तो बार बार वीडियो में कमेंट करने से क्या क्या सह निकलता है, क्या दिखाना चाहते हो कि सर मैं सर को गलत बताना चाहते हो? मैं कौन सा भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, गलत मेरे से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपसे मान लो क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे से कोई मान लो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप ठीक कर लो, ठीक करके पढ़ लो, बात खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका 17वां, मरीज को रक्त शर्करा ग्लूकोज के खतरनाक रूप से कम स्तर पर वर्णन करने के लिए चिकित्सा जांच में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोवोलेमिया? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, जब रक्त की अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपर मतलब कम। इसमें कम कम होता है अपना 70 mg/dl से, और ये होता है 140 से ऊपर गया ना, 140 mg/dl से ऊपर गया तो हाइपरग्लाइसीमिक श्रेणी में आएगा। अगर इसमें 70 से कम गया, ठीक है, 70 से 140 रेंज होती है, अगर 70 से कम गया तो हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपर 70 से कम गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, और 70 से ज़्यादा गया तो हाइपरग्लाइसीमिया आएगा इसके अंदर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, फास्टिंग शुगर भी गलत है, पूछते हैं फास्टिंग शुगर, फास्टिंग ग्लूकोज शुगर वो होती है 70 mg/dl, 70 से 100, मतलब मिनिमम 70 मैक्सिमम 100, तो फास्टिंग ग्लूकोज शुगर भी इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है रक्त के अंदर तो क्या आता है, घबराहट होना, घबराहट होना, ठीक है, हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैर सुन्न होना, चक्कर आना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम व्यक्ति को मीठा खिलाते हैं, मीठा खिलाने से जो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है, तब जाकर उसको घबराहट आना, सुन्न होना कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 18वां, डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से मरीज के कान की नली में देखने पर कान के पर्दे ईयर ड्रम की जांच करने के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप, स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप और लेरिंगोस्कोप और ओटोस्कोप। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ओटोस्कोप, ओटोस्कोप इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेडिकल भाषा में ओटो का तो होता है कान, मेडिकल भाषा में ओटो का तो होता है कान, इसलिए अपन ओटोस्कोप आएगा इसके अंदर। और ऑप्थोथेलेमोस्कोप, इसका क्या काम आता है, ये आंखों की जांच के लिए काम आता है, आंखों की जांच के लिए। और स्टेटोस्कोप क्या काम आता है, मरीज की फेफड़ों की धड़कन सुनने में, फेफड़ों को जांच करने के लिए और धड़कन सुनने के लिए। ठीक है, और लेरिंगोस्कोप क्या काम आता है, ये स्वर यंत्र, अपना गले का स्वर यंत्र होता है ना, उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, चारों के बारे में बता दिया, ये चारों क्या क्या काम आते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 19, जब वार्ड में किसी मरीज को शारीरिक रूप से बांधा जाता है तो उन्हें स्थायी रूप में खोलने की त्वचा जांच करने के लिए सबसे अधिकतम अनुशंसित सीमा क्या है? हर 30 मिनट में, हर 2 घंटे में, हर 8 घंटे में, 24 घंटे में एक बार? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर 2 घंटे में संक्रामक मरीज को खोलकर जांच करना चाहिए कि त्वचा नीली पड़ी नहीं है, कि त्वचा पे घाव वगैरह था वो नहीं हो। ठीक है, तो 10-15 मिनट के लिए खोल देते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड संचार सर्कुलेशन है शरीर में आसानी से होता रहे, फिर उसको दोबारा बांध दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, डॉक्टर के पर्चे में यदि किसी दवा को
TDS या TID के रूप में चिन्हित किया गया है, तो मरीज को दवा कितनी बार लेनी चाहिए? दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, हर दूसरे दिन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, दिन में 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 21। सामान्य बीमारियों में डेंगू बुखार एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर काटने के इंसानों में फैलता है। एनाफिलीज, यूलेक्स, एडिज एजिप्टी या मेंसोसोनिया। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, एडिज एजिप्टी, जिसके कारण डेंगू होता है। एक वायरल बुखार है, इसको हम हड्डी तोड़ बुखार ही बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, और इसको हम चिकनगुनिया भी बोलते हैं, चिकनगुनिया भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, चिकनगुनिया बोलते हैं, डेंगू बुखार भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये जीका वायरस भी इसके कारण होता है, जीका वायरस के कारण भी ये फैलता है, चिकनगुनिया के कारण चिकनगुनिया के कारण ही फैलता है। और हमेशा एडिज एजिप्टी मच्छर रुके हुए साफ पानी में फैलता है, रुके हुए साफ पानी में रहता है। जैसे कूलर हो गया अपना, और टायर के अंदर पानी भरा हुआ है, टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी साफ है तो वहाँ पर एडिज एजिप्टी मच्छर पनपता है। और एनोफिलीज से कौन सा बीमारी फैलती है? होती है मलेरिया। और क्यूलेक्स से कौन सी फैलती है आपकी? ये होती है ब्यूचेरिया बेनक्राफ्टी, ब्यूचेरिया बेनक्राफ्टी क्यूलेक्स मच्छर से फैलती है। और मेंसोसोनिया मच्छर से फैलती है आपकी फाइलेरिया। ये फैलता है आपका फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया। ठीक है, ये जापानी एंफ्लाइटिस रोग फैलता है, जेई। फाइलेरिया फैलता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया फैलता है, और जापानी एंफ्लाइटिस से फैलता है। तो ये हमेशा कहाँ पाया जाता है? हमेशा जलीय पौधों में, जलीय पौधों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 22। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल टीम के सदस्य के स्क्रब करने और गाउन पहनने के बाद सर्जिकल गाउन को किन हिस्सों में निश्चित रूप से बांझ माना जाता है, स्टेलाइज माना जाता है? सिर से पैर तक पूरा गाउन, छाती के कमर के स्तर पर गाउन और ऊपर हिस्से पर आधा आस्तीन, और केवल गाउन का पिछला हिस्सा, केवल कॉलर के कंधे। बताओ पूरा आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा कि छाती के कमर स्तर तक गाउन और सामने के हिस्से पर और आस्तीन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। किस सर्जिकल उपकरण में एक विशेष लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो स्पष्ट रूप से घाव को सिलते समय घुमावदार सुई को मजबूती से पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया? आर्टरी फोर्सेज, टिश्यू फोर्सेज, स्केपल हैंडल या नीडल होल्डर। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीडल होल्डर। ठीक है, इसके माध्यम से हम घुमावदार सुई को या मजबूती से पकड़ सकते हैं सर्जिकल उपकरणों को, नीडल होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल एनेस्थीसिया के तहत सर्जरी कराने से पहले मरीज को 6 से 8 घंटे तक एनपीओ नील और या खाली पेट पर रखने की सलाह दी जाती है। देने की प्राथमिक चिकित्सा कारण क्या है? अस्पताल के भोजन को पैसे बचाने के लिए, रक्त परीक्षणों को अधिक सटीक बनाने के लिए, एनेस्थीसिया के दौरान पेट के सामग्री को खतरनाक तरीके से फेफड़ों में एक्सपीरियंस रोकने के लिए, या सर्जरी से पहले मरीज को शरीर का वजन कम करने के लिए। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एस्पिरेशन को रोकने के लिए। एस्पिरेशन क्या होता है? जो अपने जैसे मरीज लेटा हुआ है, ठीक है, तो पेट के अंदर जो एसिड होता है, खाना होता है, वो अपने फेफड़ों के अंदर आ जाता है। फेफड़ों के अंदर आने से इस क्रिया को हम एस्पिरेशन बोलते हैं। एस्पिरेशन मतलब फेफड़ों को संक्रमण होने का खतरा होता है। इस कारण से पेट बिल्कुल खाली किया जाता है, एनपीओ पर उसको रखा जाता है 6 से 8 घंटे तक, तब उसका ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 25। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर परिसर को अलग से क्षेत्रों में जोन में विभाजित किया जाता है। वास्तविक ऑपरेटिंग टेबल और स्टेलाइज फील्ड किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? अप्रतिबंधित क्षेत्र, आर्द्र प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र या रिकवरी क्षेत्र। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, प्रतिबंधित क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 26। एक प्रमुख ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग सर्जरी के दौरान मुख्य रूप से हड्डियों को काटने या तैयार करने के लिए आमतौर पर किस बाहरी सर्जिकल कण का उपयोग किया जाता है? ओटियोटोम, रिएक्टेड, टेनाकुलम या स्पेकुलम। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बोन कटर, ओटियोस्टोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आपका 27। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन इस पर आपका नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से निकालना जैसे गर्दन क्षेत्र सर्जरी के लिए ओटी टेबल पर मरीज को कौन सी विशेष स्थिति अपनाई जाती है? लिथोटोमी स्थिति, रोज स्थिति, गर्दन के पीछे की तरफ झुकना, घुटने की छाती नी टेस्ट स्थिति या लेटरल डिस्ट्रीब्यूट। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, रोज गर्दन से अधिक पीछे की ओर झुकना, रोज पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोज पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर आपका 28। मरीज के शरीर के निचले हिस्से में शून्य करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय एनेस्थेटिक दवा को रीढ़ की किस संरचनात्मक स्थान पर इंजेक्ट किया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस या
सबरासोनाइड स्पेस, ये इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस, ये इंटरमिस्टोसिस स्पेस। आपका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन में बी होगा, सबरासोनाइड स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकर आपका 29। ओटी में सर्जरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले उपयोग में इस्तेमाल किए जाने सजीव को रोकने के लिए सबसे पहला अनिवार्य कदम क्या है? उन्हें तुरंत डॉक्टर के लिए अंदर रखना, उन्हें सूखे कपड़े से पोत देना, स्टोर करना, ठंडे पानी में एंजाइमेटिक डिटर्जेंट के साथ भिगोकर धोकर प्री क्लीनिंग पूरी सफाई करना, और सीधे यूवी लाइट प्रवेगनी में रखना। बताओ आपका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठंडे पानी से एंजाइमेटिक डिटर्जेंट के साथ भिगोकर धोकर प्री क्लीनिंग या पूरी सफाई करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। 30 क्वेश्चन नाम इस प्रकार आपका दिल्ली ब्रह्मास्त्र नाम से, जो आपकी टेस्ट और मेंटरशिप दोनों होने वाली इसके अंदर MCRE 5 और GA हॉस्पिटल अटेंडेंट मेंस 2 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हमने क्या क्या किया है? 20+ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए। ठीक है, 7 आपके FLT हो गए, जिसमें 5 तो आपके रिसेंटली टेस्ट करने से और 2 आपके PYQ वाले हो गए। ठीक है, और साथ में आपके 3 टेस्ट आपको SGPJ स्पेशल मिलेंगे इसके अंदर, और 5 टेस्ट आपको PYQ स्पेशल हमने इसमें डाल दिए। तो 5 से 3 8, तो 10 और 5 15, 15 और 20 35 टेस्ट हमने इसमें टोटल करवा दिए अभी तक। ठीक है, 35 से 36 टेस्ट, और साथ में 1000 क्वेश्चन की हमने इसमें अंदर PDF डाल दी, और साथ में ई बुक, और जितने यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें हैं सारी उसकी PDF, और साथ में ऑनलाइन नोट्स वगैरह सब इसके अंदर डाल दिए। और इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज आपको बनवाए 4 नेगेटिव मार्क के अंदर उपलब्ध है, और इसके अंदर हमने डाउट ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो 24 घंटे सेवन में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, और इसकी ऑफर प्राइस आपकी 599 हमने डाउन कर दी है। पहले इसकी 800 रुपीज़ थी, हमने हमसे 599 इस पर 10 दिन के लिए कर दिए, ताकि बच्चे पढ़ सके। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम से लिंक इस वीडियो को डिस्कशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए क्लास में चलते हैं बिना किसी देरी के, और बाकी बच्चे क्वेश्चन करते हैं। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स परीक्षण शरीर की किस प्रणाली की असमानताओं की जांच करने के लिए पैर पर की जाने वाली एक सामान्य नैदानिक जांच है? श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, या हृदय प्रणाली? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 30 क्वेश्चन। मतलब अभी हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। तो कल भी मैं आपको एक क्लास डालूंगा, मतलब 15 दिन 15 महीना तक अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। बस आप सपोर्ट ना सको। अगर आपको सेशन 1% भी अच्छा लग रहा हो ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो के साथ में हाइप कर दिया करो साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, हैंड मुस्कुराते रहिए, हेल्थ बोलिए की तरह। धन्यवाद एंड राम राम। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।